गुड इवनिंग। स्वागत है आप लोगों का टारगेट सोनो यूट्यूब फैमिली में। बिहार शिक्षक बहाली के लिए मैं संविधान पढ़ा रहा हूं, उसमें आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, संघीय न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट। चलिए देखते हैं उसके बारे में कि सुप्रीम कोर्ट क्या है और उसकी शक्तियां कैसी हैं, उसमें कितने न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है, न्यायाधीशों की योग्यता कितनी होती है, और यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैं आज उतना ही बताऊंगा जहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है शिक्षक बहाली में। पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगर पूरा एक्सप्लेन आपको देखना है तो आप चले जाइए प्ले लिस्ट में और वहां से जब संविधान में बीपीएससी के लिए पढ़ाया हूं उसमें जाकर आप पूरा देख सकते हैं। वो लगभग 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा। ये मैं सोचूंगा कि 15 से 20 मिनट आपको समझा दूं जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखेंगे हम लोग कि सुप्रीम कोर्ट अर्थात संघीय न्यायालय का उल्लेख किसमें है। तो आर्टिकल 124 में किसमें है, अनुच्छेद 124 कहता है कि भारत में एक संघीय न्यायालय होगा। जिस समय हमारा देश आजाद हुआ और उस समय 1935 के अधिनियम के तहत हमारा जो सुप्रीम कोर्ट था उसके तहत हमारा कानूनी कार्रवाई चल रही थी। 26 जनवरी 1950 अर्थात जब हम गणतंत्र हो गए उसके बाद संविधान हमारा लागू हुआ तो कहा गया कि अनुच्छेद 124 में प्रावधान है कि भारत में एक संघीय न्यायालय होगा और यह सर्वोच्च है, मतलब सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, जिसे संघीय न्यायालय कहा जाएगा। मतलब राज्यों में भी सर्वोच्च है और केंद्र में भी सर्वोच्च है। तो किस आर्टिकल में उल्लेख है, अनुच्छेद 124। यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय जब हमारा संविधान लागू हुआ और सुप्रीम कोर्ट बना उस समय कितने जज थे। तो जजों की संख्या 7 थी। कितनी थी, जजों की संख्या स्टार्टिंग में 7 थी प्लस 1 सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, मतलब टोटल कितने थे, 8 थे। अब ये क्वेश्चन पूछेगा सर आज कितने हैं। तो देखिए ये जो 7 थे इनको भारत के राष्ट्रपति क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं, भारत के राष्ट्रपति, और एक होते हैं सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। जो ये 7 में से ही कोई एक होता है जो क्या बनता है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनता है। तो आज टोटल 33 जज ऐसे होंगे जिनको क्या करेंगे, प्रेसिडेंट हमारे क्या करेंगे, नियुक्त करेंगे। कितने होंगे वो, 33 प्लस 1 हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। तो टोटल संख्या कितनी हो गई न्यायाधीशों की इस समय, 34। यहां से क्वेश्चन बनेगा कि टोटल स्टार्टिंग में जब हमारा संविधान लागू हुआ और हमारा सर्वोच्च न्यायालय बना तो कितने जज थे, 8 थे। 7 प्लस 1 मतलब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। आज कितने हैं, 33 प्लस 1, 33 वो होंगे जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे और 1 होंगे चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहां पे देखेंगे कि न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से होती है। रिजल्ट क्लीनर दो, गर्मी बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो अनुच्छेद 124 में, अनुच्छेद अब यहां पे देखिए 124 का फर्स्ट कहता है कि जजों की नियुक्ति कैसे होगी। तो जजों की नियुक्ति किस प्रकार से होती है। एक कॉलेजियम सिस्टम बना है। कॉलेजियम सिस्टम का मतलब जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रहेंगे, कुछ लॉ विशेषज्ञ लोग रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहेंगे, और ये लोग मिल करके मतलब नियुक्त करेंगे कौन जज सुप्रीम कोर्ट में बैठेगा। ठीक है ना, कौन जज आके सुप्रीम कोर्ट में बैठेगा ये कॉलेजियम डिसाइड करती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति करते हैं, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति करते हैं। अगर ऑप्शन हो तो राष्ट्रपति मारिएगा। किस माध्यम से होता है, कॉलेजियम के माध्यम से होता है। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉलेजियम बनी हुई है जिसमें 7-8 लोग रहेंगे, ये लोग सिफारिश करेंगे नामों की कि हम चाहते हैं कि ए और बी इन दोनों में से कोई एक बने और राष्ट्रपति उसको निर्धारित करते हैं कौन बनेगा। क्लियर है, तो कॉलेजियम के माध्यम से नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 124 के 1 में यह प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 124 का 2 यह कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का कार्यकाल कितने दिन का होगा। और यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, एक एग्जाम नहीं अनेकों एग्जाम में। तो कार्यकाल जो होगा वह 65 वर्ष की आयु तक ये रह सकते हैं।
65 वर्ष की आयु तक ये क्या कर सकते हैं, अपने पद पे रह सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी पूछेगा तो आपको ये कंफ्यूजन हो जाता है कि 65 वर्ष है कि 60 वर्ष है कि 62 वर्ष है। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कितना है, 65 वर्ष, और हाई कोर्ट के जस्टिस का कितना है, 62 वर्ष। ये ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कितने दिन तक रह सकते हैं, 65 वर्ष, और हाई कोर्ट के कितने रह सकते हैं, 62 वर्ष। ये किस आर्टिकल में उल्लेख है, 124 के 2 में। अब नेक्स्ट देखेंगे 124 का 3। 124 का 1 में क्या उल्लेख है, योग्यता क्या हो, सॉरी, न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होगी। 124 के 2 में क्या उल्लेख है कि उनका कार्यकाल क्या होगा, और 124 के 3 में उल्लेख है कि उनकी योग्यता क्या होगी, योग्यता। तो सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आप बनने जा रहे हो, न्यायाधीश बनने जा रहे हो, तो आपके पास योग्यता होनी चाहिए। कौन कौन योग्यता है, 3 देखिएगा। पहला, किसी भी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में वह कम से कम 10 वर्षों तक वकालत कर चुका हो, ठीक है ना, क्या कर चुका हो, 10 वर्षों तक वकालत, या किसी भी भारत के उच्च न्यायालय में 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो, क्या रहा हो, न्यायाधीश रहा हो। या तीसरा क्या है, तीसरा यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति की नजरों में वह एक महान कानून का ज्ञाता हो, कानून का विद्वान हो। इसका मतलब सर, अगर कोई हाई कोर्ट में वकील भी नहीं है, किसी कोर्ट में जज भी नहीं बना है, तब क्या उसको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जज बनाया सकता है, बनाया सकता है। किसके अधिनियम के तहत, जब अनुच्छेद 124 का 3 कहता है कि 3 क्राइटेरिया है जस्टिस बनने का, मतलब जज बनने का। कहां पे, पहला, किसी भी हाई कोर्ट या मतलब सुप्रीम कोर्ट में 10 वर्षों तक क्या रहे, वकील रहे, किसी भी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक जज रहे, या राष्ट्रपति की नजरों में क्या रहे, वो कानून के विद्वान रहे। लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी जज की नियुक्ति नहीं हुई है जो कानून की नजरों में क्या है, सॉरी, राष्ट्रपति की नजरों में कानून का विद्वान रहा हो, ठीक है। तो 2 क्राइटेरिया हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 124 के 3 के तहत। अब देखेंगे अनुच्छेद 124 का 4 क्या कहता है। अनुच्छेद 124 का 4, तो इसमें प्रावधान है महाभियोग का। किसका, महाभियोग, महाभियोग। अब महाभियोग नाम सुन रहे हो पहले से ही, तो देखिए राष्ट्रपति पे भी लगा, लोकसभा अध्यक्ष पे लगा, महासभापति पे लगा, सब पे महाभियोग लग रहा है, उपाध्यक्ष पे भी लग रहा है, लेकिन लगाने के क्राइटेरिया अलग अलग है। इसका मतलब यह है कि जितने बढ़िया संवैधानिक पद होते हैं उनके जो मतलब उस पे पद पे बैठे हुए व्यक्ति को तुम डायरेक्ट नहीं हटा सकते हो। अगर कुछ गलती होता है तो उन्हें क्या कर सकते हो, महाभियोग के तहत हटाओगे। इसका मतलब सर, अनुच्छेद 124 का 2 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज होगा वह 65 वर्ष की आयु तक क्या रहेगा, अपने पद में बना रहेगा। उसके पहले वो चाहे तो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देकर के कर सकता है, अलग हो सकता है, और नहीं तो किसी भी कदाचार या गलत काम के लिए दोषी मानकर उसको अनुच्छेद 124 के 4 के तहत महाभियोग लगा करके हटाया सकता है। अब देखते हैं कि महाभियोग की प्रक्रिया लगाने के लिए क्या क्या प्रावधान है, क्या क्राइटेरिया है। चलिए देखिए, महाभियोग लगाने के लिए आपको बताया था हम कि 3 लोगों की जरूरत होती है। पहला प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा, तीसरा राज्यसभा। अब आप अगर किस पे लगा रहे हो, सुप्रीम कोर्ट के जज पे, किसी भी जज पे, तो आपको पहले या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में क्या करना होगा, विधेयक लेकर आना होगा। अगर आप लोकसभा में लेके आ रहे हो तो लोकसभा में अध्यक्ष के सामने विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले इस बिल पे, जो महाभियोग का बिल है, उस पे 100 लोगों का हस्ताक्षर होना चाहिए। और अगर राज्यसभा में लेके आ रहे हो तो कम से कम 50 लोगों का क्या होना चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए, तभी वो पटल पे रखा जाएगा। अब मान लीजिए 100 लोग हस्ताक्षर कर दिए और पटल पे रख दिया गया, तो उसके बाद 2/3 बहुमत से क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। अगर लोकसभा में ला रहे हो, पहले तो 100 लोग का साइन कराओ, अध्यक्ष के सामने रखो, अध्यक्ष वोटिंग कराएंगे, 2/3 से पास हो गया, उसके बाद जाएगा राज्यसभा में। अब ये 50 के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं है, राज्यसभा में फिर से वोटिंग होगा। अगर यहां भी 2/3 बहुमत से पास हो गया तो प्रेसिडेंट के पास आएगा और इनका साइन होते ही जज को अपना पद खाली करना पड़ेगा। क्लियर है। अगर सर राज्यसभा में आता है तो सबसे पहले 50 लोगों का साइन करवाओ, उसके बाद से इसमें 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। पास होने के बाद आएगा लोकसभा में, लोकसभा में आएगा तो अब 100 के हस्ताक्षर नहीं चाहिए, अब 2/3 लोग मत से पास हो जाए और राष्ट्रपति साइन कर दे तो जज को क्या करना होगा, रिजाइन देना, उसी समय से पद मुक्त होना होगा। यह है महाभियोग की प्रक्रिया, किसके ऊपर, जजों के ऊपर। क्लियर है।
क्या कभी ऐसा हुआ है? नहीं। महाभियोग की प्रक्रिया एक बार 93 में मतलब लगाई गई थी, लेकिन 94 में गिर गई, कोई मतलब नहीं बना, अभी तक नहीं लगा है। अभी तक किसी के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया के तहत किसी भी जज को हटाया नहीं गया है। ठीक है। अनुच्छेद 124 का 5 कहता है कि महाभियोग की प्रक्रिया क्या होगी, जो अभी आप लोग को हम समझाए। महाभियोग की प्रक्रिया क्या होगी वो समझाए अभी। अनुच्छेद 124 का 5 कहता है। अनुच्छेद 124 का 6, अनुच्छेद 124 का 6 यह कहता है कि शपथ जजों को कौन दिलाएगा? कौन दिलाएगा? शपथ जजों को शपथ कौन दिलाएगा? तो यहां पे ध्यान दीजिए कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं उनको राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं और बाकी जजों को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शपथ दिलाते हैं। ये किस में उल्लेख है? अनुच्छेद 124 के 6 में उल्लेख है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास क्या क्या क्षेत्राधिकार होता है, मतलब कौन कौन सुनवाई कर सकते हैं, तो ये आपके शिक्षक बहाली में क्वेश्चन यहां से नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए इस टॉपिक को हम छोड़ दे रहे हैं। अब यहां पे आ रहे हैं हम लोग कि सुप्रीम कोर्ट के पास मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए कौन सा आर्टिकल है, तो अनुच्छेद 32 है, जो मौलिक अधिकार में पढ़ाया जा चुका है, आप उसको देख सकते हो। ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास अनुच्छेद 13 होता है, जो क्या करता है? जुडिशियल रिव्यू लेता है। अगर मौलिक अधिकार के किसी का हनन हुआ, विधायिका करे या कार्यपालिका करे, विधायिका कोई कानून बना दे जिसकी वजह से मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो अनुच्छेद 13 के तहत उसको निरस्त कर देगा। और अगर कार्यपालिका कोई कार्य ऐसा कर रहा है जिसकी वजह से किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 13 के आर्टिकल की वजह से क्या कर देगा? उसको खत्म कर देगा। और अनुच्छेद 137 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अनुच्छेद 137 ये क्या है? ये है न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वह अपने ही द्वारा दिए गए निर्णयों को पलट देगा। मतलब अभी आज कहेगा कि हम ये कह रहे हैं कि भारत से तुलना करेंगे गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अभी ये कह देगा कि यहां पे भगवान राम का जन्म हुआ था, अभी वो कह सकता है कि भगवान राम का जन्म यहां पे नहीं हुआ था। अभी कह सकता है कि महात्मा बुद्ध यहां जन्म लिए थे, अभी कह सकता है कि नहीं लिए थे। मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि अपने ही बातों को पलट देगा और जो अंत में बात कहेगा वही मान्य होगा। आप उसको तर्क नहीं दे सकते हो कि सर आपने ये चीज कहा था। क्लियर है? तो ये हो गया सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जितने प्रावधान है सब कुछ आपको बता दिया गया। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये केंद्र की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका समाप्त हुई। अब राज्य का बताएंगे। 1 से 2 वीडियो में वो क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे भूगोल, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि 9, 10, 11, 12 वाले बच्चे बोल रहे हैं, सॉरी मतलब आगामी शिक्षक बोल रहे हैं कि सर भूगोल पढ़ाइए और मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री का बैच परसों से स्टार्ट हो जाएगा और भूगोल 2-3 दिन में आपका संविधान खत्म करके स्टार्ट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।